नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद से निपटने, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान समेत कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में 4 समझौता होने की उम्मीद। अगले साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को मिलेगी नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की तरह जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ ब्रिक्स को ले जाएंगे आगे। कोलकाता रेप मामले में भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच पूरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अराजकता, महिला सुरक्षा की स्थिति को बताया चिंताजनक। ममता सरकार पर लगाया आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। पटना के हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका हत्याकांड में बिहार पुलिस का बड़ा खुलासा। जमीन विवाद को लेकर की गई खेमका की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने दी 43 प्रस्तावों को मंजूरी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए होगा बिहार युवा आयोग का गठन। राज्य की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्रासीलिया पहुंचे। पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की ये पहली राजकीय यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और ब्राजील के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार ब्राजील का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंध में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। द्विपक्षीय बैठक के बारे में ब्राजील में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा कि इस दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल है। After 57 years that the Prime Minister of India is paying a state visit to Brazil. During the state visit, he'll be accorded the state protocol, state ceremonial welcome, followed by a bilateral talk where both delegations led by the respective leaders will meet. And after the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the two countries, namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. These agreements have been finalized, and we are hoping to sign this on 8th of July. प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में खासा उत्साह है। कुछ और लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। जो यात्रा है मोदी जी की ब्राजीलिया में, आशा है कल उनकी मीटिंग है यहाँ के राष्ट्रपति के साथ, तो बहुत सारा जो है MOU बिजनेस का साइन भी होगा। और ब्राज़ील के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इंडिया जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लैंग्वेज है, कल्चर है, तो इससे क्या है कि इंडिया में ब्राज़ील के लोगों के लिए दरवाज़ा खुलेगा शिक्षा का और शास्त्र का, और जो इसका जो संबंध है शिक्षा के अलावा, बिजनेस के अलावा शिक्षा, इसमें और मतलब वृद्धि होगी। बहुत अच्छा लगा। जिंदाबाद मोदी। Such a deep honor and blessing, and his presence is really powerful, and it's just such a blessing to be here and such an honor that he came to visit Brazil. Yeah, we are very happy to meet him. जिए आपको लंबी उम्र मिले। भारत की जो इमेज थी कि गरीब है, पिछड़ा हुआ है, आपने पुनः उसको महान बना दिया है।
ब्रिक्स में आए हो तो उनके लिए एक सेवा भाव से जो हमारे इंडियंस कम्युनिटी यहाँ पे है रियो में और ब्राज़ीलिया और फिर ब्राज़ील में एक उल्लास के साथ यहाँ पे लोग आए हैं और उसको वेलकम करने के लिए एक अलग वाइब्स यहाँ की है ब्राज़ीलिया में और अच्छा लगा मोदी जी आए हैं एक वाइब्स होमली फील हुआ इंडियन टाइप की। It's really a pleasure to be part of this and be able to be close to such strong people and strong leadership. मोदी जी को सामने से देखकर मतलब ये तो मतलब एक तमन्ना पूरी हो गई है उनको इतना पास से देख के और उनके दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लग रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नामीबिया में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। भारत की छवि यहां के छात्रों के बीच टेक्नोलॉजी वाले देश के रूप में बन गई है, जिसका बड़ा कारण सुपर कंप्यूटर परम अरूप है, जो भारत की तरफ से नामीबिया को तोहफे में दिया गया। और साथ ही इसको लेकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के कोर्स डायरेक्टर अर्पित जैन से डीडी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। भारत के द्वारा नामीबिया को तोहफे में दिया गया ये सुपर कंप्यूटर, जो कि नामीबिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शोभा बढ़ा रहा है और यहाँ पर जो नामीबियाई छात्र हैं उनको अपना जीवन बेहतर करने में मदद कर रहा है। भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना यहाँ के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए की थी, जो कि लगातार जारी भी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परम और अरूप का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है। परम मतलब अल्टीमेट इन हिंदी लैंग्वेज और अरूप जो कि नामीबिया की एक नेटिव लैंग्वेज है, उसका मतलब होता है चीता। तो इस नाम को चीता की स्पीड से कंपेयर किया गया है और उतना ही तेज़ी से ये हमारा मशीन, जिसे हम परम अरूप कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं, वो उतनी ही तेज़ी से कंप्यूटेशनल पावर के थ्रू वर्क करता है। ये परम अरूप जो है, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए किस तरीके से सुपर कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, दिखाते हुए समझाइए। देखिए, ये परम कंप्यूटर इस तरह से नियंत्रित किया गया है जिसमें 6 कंप्यूटिंग नोड्स पैरेलली काम करते हैं, जिसमें से एक विजुअलाइजेशन नोड, एक जीपीयू नोड और 4 बेसिकली पैरेलल कंप्यूटिंग नोड है। आप देखेंगे ये विजुअलाइजेशन नोड है जिस पे हम यहाँ से जो भी विजुअलाइजेशन करना है, जितना भी काम हो रहा है, उन सभी को पैरेलल कंप्यूटिंग की मदद से इसे देखा जा सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ से पूरा मॉनिटर किया जाता है। ये HPC डिवाइस पे जो काम आप एक सिंगल कंप्यूटर और सिंगल लैपटॉप से नहीं कर सकते, उतना डेटा हैंडल नहीं कर सकते, वो डेटा हैंडलिंग पूरा यहाँ पे इस मशीन के थ्रू किया जाता है। तो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू, इतनी स्पीड और इतनी कंप्यूटेशनल पावर के थ्रू हमारे रिसर्चर्स को काफ़ी मदद मिल रही है और नामीबिया के छात्र काफ़ी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामीबिया दौरे से कितना फ़ायदा होगा? डेफिनेटली इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और भारत को एक टेक्नोलॉजी की देश से जाना जाता है। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ही ले लीजिए, तो अल्टीमेटली स्किल ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और आपने रिसेंटली सुना होगा UPI पेमेंट का भी यहाँ पे MOU साइन हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत सरकार का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विज़िट है, ये एक नई ऊंचाइयाँ लाएगी इन दोनों रिलेशनशिप्स को, जो दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशनशिप्स है, एज वेल एज जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ के जो छात्र है, इन सब के लिए बहुत नई दिशा लेके आएगी, कुछ नए कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके आएगी। भारत ने नामीबिया में प्रयास किया है तो भारत को टेक्नोलॉजी वाले देश के रूप में नामीबिया में जाना जाता है। कहना है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कोर्स डायरेक्टर अर्पित जैन साहब का। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, विंडोक। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच विधवा पेंशन योजना को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बयान पर पलटवार किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि हर जगह दिल्ली की पिछली आप सरकार के भ्रष्टाचारों का जिन निकल रहा है और ये भाजपा के कहने से नहीं बल्कि जांच समितियों के आधार पर पता चलेगा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल खेला है। जहां जहां हम हाथ रख रहे हैं वहीं भ्रष्टाचार का जिन निकल रहा है दिल्ली के पिछली सरकारों का। तो अभी तो ये बहुत कम है, आप देखते जाइए। अभी ऑफिशियल और जानकारी, और ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं, जो हमारी जांच समितियां हैं जो भ्रष्टाचार की जांच करती हैं उनके आधार पे पता चलेगा, तब पता चलेगा दिल्ली को कि पिछली सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के आरोप पर कहा था कि बीजेपी भ्रष्टाचार के नाम पर जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहती है। आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को कहा था कि तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने किसी भी विभाग को लूटने में कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि विधवा पेंशन के नाम पर भी 200 करोड़ रुपए का गोरख धंधा चलाया। और इस मामले में जांच की जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। अब उस जांच की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि 3,58,000 में से लगभग 2,98,171 माताएं बहनें जो हैं वो वेरीफाइड पाई गई हैं, बाकी कहाँ हैं कुछ पता नहीं। और जो लापता बहनें या माताएं हैं उनको अगर हम 2,500 रुपये महीने से जोड़े तो लगभग 200 करोड़ का वार्षिक घोटाला दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। अब ये 200 करोड़ अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि किसकी जेब में जा रहे थे, कौन खा रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का फैसला लिया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का भी बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। और कैबिनेट के फैसलों को लेकर दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख डॉक्टर संजय मयूख से बातचीत की। आइए जानते हैं। सरकार ने 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कैबिनेट में कई फैसले किए गए। युवाओं को लेकर युवा आयोग और महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है सरकारी सेवाओं में। संजय मयूख जी किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, माताओं बहनों के लिए जो आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिस प्रकार से जीविका में भी हमने ऐतिहासिक कदम उठाए थे, उसी प्रकार आज जब लाखों महिलाओं को रोजगार मिलेगा, वो मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्वतंत्र होंगी। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा, रालोमो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की सरकार ने जिस प्रकार से बिहार को यह वरदान दिया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। और जहां तक युवाओं की बात है तो हम पिछले 2020 के चुनाव में स्पष्ट कर चुके थे, आत्मनिर्भर युवा युवाओं का संरक्षक होगा। जो ये युवा विजन तैयार हुआ है युवा आयोग के माध्यम से, ये बाहर रहने वाले छात्रों के साथ भी रोजगार का समन्वय, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, इन सारे चीजों का समन्वय होगा तो निश्चित तौर पे हम आशातीत सफलता हासिल करेंगे। इंडी गठबंधन बहाने ढूंढ रहा है, उनके लिए ये हार का हाहाकार है, चित्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय मयूख बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी है। उनका कहना है कि बिहार सरकार ने जो फैसला किया है ये बहुत ही ऐतिहासिक है युवाओं और महिलाओं के लिए। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा को सौंप दी है। पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपने के बाद जांच कमेटी के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद बिप्लब देब और बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता की। जांच कमेटी के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने कहा कि जिस लॉ कॉलेज से वकील और जज तैयार होते हैं, वहां एक छात्रा पर सामूहिक दुष्कर्म बहुत ही दुखद है। आज सवेरे हम लोगों ने हमारी जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी है। और जिस लॉ कॉलेज से एडवोकेट लोग तैयार होते हों, जिस लॉ कॉलेज से जजेस बनाए जाते हों, उस लॉ कॉलेज के अंदर एक लॉ स्टूडेंट के ऊपर सामूहिक दुष्कर्म किया जाए, इससे बड़ी दूसरी दुर्घटना नहीं हो सकती। और वे भी एक ऐसे राज्य में जहाँ की माननीय मुख्यमंत्री एक महिला हो। हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में जाकर के देखा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई कि पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।